अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अहम मामलात हैं आज के, जिसको आज प्रोग्राम में मौजूए बहस बनाएंगे। वकला एक्शन कमेटी है जिन्होंने छुट्टियों के बाद बाकायदा तौर पर एक तहरीक वकला तहरीक चलाने का ऐलान किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आवाम को भी शामिल किया जाएगा। इसकी सरबराही अली अहमद कुर्द करेंगे। पहला जलसा जिसका आगाज़ होगा इस तहरीक का वो खैबर पख्तूनख्वा से होगा। फिर इसके साथ साथ आज हमने एक और भी मामला देखा। इमरान खान की बहन है नौरीन नियाजी साहिबा, इनका इंतहाई मुतनाज़े बयान सामने आया है ऑपरेशन मार्का हक को लेकर, इसराइल को लेकर, भारत को लेकर। और इस तरह का ये कोई पहला स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इससे पहले मुझे याद है 6-7 मई की जब रात ऑपरेशन मार्का हक ज़रबुल अज़्म चल रहा था, तो उस दौरान अलीमा खान साहिबा का भी इसी तरह का कुछ नूरा कुश्ती से रिलेटेड एक स्टेटमेंट उनका भी था। तो इसको भी ज़रूर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस स्टेटमेंट के साथ है या डिस्टेंस करती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी आज मौजूए बहस बनाएंगे। डेफिनेटली वो कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं। कश्मीर में कैंपेन चल रही है, लेकिन कैंपेन में वही हो रहा है जो हमने गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन में देखा था, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनके साथ इत्तेहाद है यहाँ पर, वो उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके लिए मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में सेनेटर हामिद खान साहब वकला एक्शन कमेटी के हवाले से बात करने के लिए साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, बराए इत्तलात और नशरियात साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। इसके साथ साथ मलिक शफकत अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम से असलम गौरी साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, और आप तीनों की इजाज़त से हामिद खान साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ कि ये जो ऐलान किया गया है वकला तहरीक के हवाले से। हामिद खान साहब, ज़रा सबसे पहले ये फरमा दीजिए, ये जो आपकी तहरीक है इसका आगाज़ कब से करने जा रहे हैं आप लोग? होगा क्या अगस्त के आखिर में शुरू करेंगे इस तहरीक को, या ये सितंबर तक जाएगी? फिर ये सितंबर से, क्योंकि अगस्त जो है सारा छुट्टियां होती हैं पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो यकम सितंबर से डोर कोर्ट्स खुलती हैं, कोई 7-8 सितंबर से हाई कोर्ट्स खुलती हैं दोनों जगह से जी। तो उसके मुताबिक होगा फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ सितंबर। सर, जो मैं सुन रही थी, देख रही थी आप लोग के स्टेटमेंट से, 26वीं और 27वीं तरमीम को रोल बैक करने के अलावा भी दीगर भी मुतालबात हैं आप लोगों के? उसमें और भी बहुत सारे, लेकिन ये तो सबसे मेन हमारा मुतालबा है, क्योंकि उससे तो आईबी की शक्ल बिगड़ गई है और अदलिया बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इसलिए ये तो हमारी प्राइमरी डिमांड्स है कि 26वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए, ताकि मुल्क में एक दफा फिर कोई आजाद अदलिया की फिजा हो सके, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अच्छा हामिद खान साहब, सर इस तहरीक को चलाएंगे किस तरह? लॉन्ग मार्च करेंगे या रैलीज करेंगे? प्लान क्या है आपका? इसमें सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की जाएंगी। इसमें लॉन्ग मार्च भी हो सकती है, इसमें पब्लिक रैलीज भी हो सकती है, और इसमें हम वीकली प्रोग्राम भी देंगे वकला के लिए, जो ताकि हर वीक हम उसमें कोई ना कोई नया इवेंट कर सकें। हर मेजर बार एसोसिएशन जो है हर वीक में कोई रैली निकालेगी, हर वीक में वो जो है मेन बार एसोसिएशन वो दूसरे वकला को इकट्ठा करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, उनकी डिटेल हमने अभी तय करनी है। ये इंशाल्लाह सितंबर से ये होगा। और आपकी इन बहुत सारी चीजों में क्या इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई भी शामिल है? ये भी शामिल, मतलब जितने भी सियासी कैदी हैं उन सब की रिहाई शामिल है। उसमें जो हमारे कुछ और वकला जो है उनको, और उसमें जो भी इसमें यास्मीन राशिद की भी है, इसमें शाह महमूद कुरैशी भी है, और भी जितने पाकिस्तान भर में सियासी कैदी हैं उन सब की रिहाई की। और हामिद साहब, कौन कौन से बार्स हैं जो ऑन बोर्ड हैं आपके साथ? देखिए, वैसे तो सारी हैं, लेकिन मेन जो हमारे साथ हैं जी, वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन है जी, और पेशावर की भी है, कोयटे की भी बार काउंसिल हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद में हमारा इलेक्ट हुआ सदर हाई कोर्ट बार का, वो इन्होंने धांधली करके उसका इलेक्शन रिजल्ट मुस्तक किया, और इसलिए वहां पर कोई बार एसोसिएशन फंक्शनल नहीं है इस्लामाबाद में। अदरवाइज सारे पाकिस्तान में
वकला के जज्बात एक ही हैं। वो 26वीं 27वीं तरमीम को किसी शक्ल में कबूल नहीं करता। अच्छा हामिद खान साहब, मुझे याद है सर माजी करीब में भी आप लोगों ने इस तरह की एक कोशिश की है लेकिन वो नाकाम रही है, तो इस बार क्या ऐसा नया आप लोग करेंगे कि हुकूमत आपके मुतालबात को फिर संजीदगी से ले या आपकी तहरीक को संजीदा अंदाज में देखे? देखिए, बात यह है कि जो तहरीकें होती हैं उनको वक्त लगता है। ओवरनाइट तो कोई भी तहरीक कामयाब नहीं होती, उसके लोगों की राय बदलते। इस वक्त जहाँ तक 2 साल से जब से ये 26वीं तरमीम आई और 27वीं आई, एक ओपिनियन जो है बार के अंदर, वकला के अंदर पूरी तरह से एक क्लियर हो गई है कि ये असल में आइन का भी कत्ल है और अदालती निजाम को भी तहत कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह ताला ये तहरीक रुकने वाली नहीं है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जिस तरह 2 साल हमारी तहरीक तब चली थी, तो इसलिए इस बात पर के लोग ये देखते हैं कि जी अभी वाज़ेह नतीजा नहीं आया, इसका मतलब तहरीकें रुकती नहीं है और ना ये रुकने वाली है कभी भी, क्योंकि निजाम ने जिस किस्म की इन्होंने सख्ती, जो अंग्रेजी में इसको कहते हैं हार्ड स्टेट बनाने की कोशिश, और खास तौर पर उससे हमने बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, आज़ाद कश्मीर का और खैबर ये गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया है कि वहां पर जो कुछ हो रहा है हम उसके खिलाफ कोई ना कोई इंक्वायरी करेंगे, हम अपने डेलीगेशन भेजेंगे, हम पता करेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है, क्योंकि ये सारी बातें छुपा ली जाती है। जिस तरह के मामलात बलूचिस्तान में चल रहे हैं उसको उसमें हमने गहरी नजर रखनी है और उसमें हमने अपनी इंक्वायरी भी करनी है। आपकी बात हुकूमत ने भी सुन ली है और हुकूमत इस पर क्या राय रखती है। बैरिस्टर दानियाल साथ मौजूद हैं। सर, गुफ्तगू आपने सुन ली, आपको लगता है कि इस बार जो प्लान कर रही है वकला तहरीक, जो वकला प्लान कर रहे हैं जिस तहरीक के हवाले से पैदा कर सकती है हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू किरण फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, वकला तहरीक या कोई भी तहरीक हो, उसको कामयाब करने के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सपोर्ट, और वो अवाम की सपोर्ट और इनका बयानिया। देखें, एक तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट का जो हालात ये हो गए हैं कि इनके अपने बच्चे मुल्क से बाहर और लोगों के बच्चों को कहना कि सर पे कफन बांध कर आओ और सर पे अपने कफन साथ लेकर आओ, ये दोहरा मेयार देखकर इनके पिछली जितनी भी कॉल्स आई हैं उसमें आवाम का जो जमे गफ़ीर था वो अडियाला के बाहर अभी हो या बनी गाला के बाहर हो, वो आपको अभी जाएँ तो आपको नज़र आ जाएगा। ये अगर आप दोपहर को किसी टाइम जाएं जब मीडिया की वहाँ 500 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो आपको तब भी नज़र आ जाएगा। ये है रियलिटी। अब तमाम इन्होंने चीज़ें स्टेक होल्डर्स को तमाम को एक्सप्लॉयट करने की, हर तरह के बंदे को, वो कॉलेजेस, स्कूल, KPK के लोगों को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर ली, बुरी तरह नाकाम हो गए। अब जब हर तरह से यानी मैं आपके स्टेटमेंट से ये समझी हूं कि उनके अपने कारकुनान की संजीदा ये सारे मामले पर हुकूमत कैसे इसको संजीदा ले। ठीक ठीक, अंडरस्टूड। देखिए, अब नया हरबा जो मुझे अगले सेगमेंट की जानिब जाना है दानियाल साहब, क्योंकि एक और जो मामला है ना वो बड़ा पेनफुल है। शफकत साहब, विदाउट एनी लेफ्ट और राइट, सर इस स्टेटमेंट को भी डिफेंड करेंगे अब आप लोग? देखिए, इससे बड़े बड़े स्टेटमेंट पहले यहाँ पे होते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने अजमल कसाब के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया और किस किस बंदे ने पार्लियामेंट में खड़े हो के पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या कुछ कहा, वो सारे आपके सामने हैं। मुझे तो अभी तक नहीं पता कि ये वाकई जेन्युइन है या ये सर वो सारे काबिल मजम्मत थे, ये वाले बताएं। नहीं, मुझे ये बताएं कि अभी तक तो ये फाइनल भी नहीं हुआ ना कि ये उनकी स्टेटमेंट है या AI जनरेटेड है। अच्छा, ये आप समझते हैं कि AI जनरेटेड? जी, आप श्योर हैं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने स्टेटमेंट को ऑन किया है? अगर पार्टी ये समझती है कि ये AI जनरेटेड है तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको आप बड़ा वाज़ेह तौर पर करें कि ये AI जनरेटेड है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, वो कर ही नहीं सकती हैं ऐसी बात। मैं सुन रहा हूँ, मुझे इससे पहले किसी स्टेटमेंट का नहीं पता था, लेकिन आजकल जिस तरह कल मौलाना फजल रहमान साहब की मैंने देखी एक स्टेटमेंट, वो माफी मांग रहे थे, तो मैंने कहा ये हो गया है शायद कोई, बाद में पता चला कि AI जनरेटेड है।
तो इस तरह की जो आजकल एआई से जनरेटेड चीजें हैं, लेट मी क्लियर या हम सबको क्लियर करना चाहिए कि उनकी स्टेटमेंट है या नहीं। क्लियर था कि वो एआई जनरेटेड है। शफकत साहब, मेरे बड़े बड़े सादा से आसान दो सवाल आपसे। पहला तो ये कि अगर ये पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है पार्टी को कि ये एआई जनरेटेड नहीं है, फिर ये आपके लिए काबिल मजम्मत स्टेटमेंट है ए। बी सर ये कि इसी तरह के मिले जुले स्टेटमेंट जो है वो ऑन रिकॉर्ड अलीमा खान साहिबा के मौजूद हैं, जो उन्होंने रिपोर्टर हजरात से बात करते हुए 6 और 7 मई की रात के बाद अगले दिन ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये किस तरह का गठजोड़ है, ये क्या हो रहा है, ये नूरा कुश्ती हो रही है। देखिए, मैंने वो स्टेटमेंट आप सुनाएंगी तो मैं उस पर कोई रिस्पॉन्ड करूंगा, अदरवाइज तो मैं नहीं रिस्पॉन्ड उस पर कर सकता। लेकिन एक बात मैं दोबारा प्ले कर दूं, वैसे मैंने अभी सुनवाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम खुदा न खास्ता एंटी पाकिस्तान है और हमें गद्दार बनाने का करें ना। मेरे ख्याल अगर ये एआई जनरेटेड भी है तब भी उनकी मजम्मत करें जिन्होंने ये बनाई है, और अगर ये नौरीन खान साहिबा ने स्टेटमेंट दिया है तो इसकी भी मजम्मत करें सर। चले, मैं अभी तो इसकी कोई मजम्मत नहीं कर रहा, जब क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद बात करूंगा, मैं नहीं करता मुझे। चलें ठीक है, जब तक मैं आपको टीम जरा वो क्लिप भेजें अलीमा खान साहिबा के हवाले से, ये जरा सुन लें, जब तक मैं असलम साहब से बात करके इस पर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। असलम साहब, जेयूआई किस तरह से देखती है इस स्टेटमेंट को, जिसको शफकत साहब तो अभी मानने को तैयार नहीं है कि आया ये दुरुस्त भी है या नहीं है, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो फिर किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या आप समझते हैं कि ये जज्बाती बयान है, बिना सोचे समझे ये बयान दे दिया गया है, या फिर आपके ख्याल में ये वो बयानिया है जो अब नया बनाया जा रहा है अवाम के सामने पीटीआई की तरफ से? बहुत शुक्रिया आपका जी। बात यह है कि आप जैसे कि मेरे ये मोहतरम शफकत साहब बता रहे थे आपको कि 2-3 दिन से मौलाना साहब के हवाले से भी और उनके साहबजादे साबिक़ वफाकी वज़ीर असद महमूद के हवाले से भी एआई जनरेटेड चीज़ें चल रही हैं। कहाँ बन रही हैं, कहाँ नहीं बन रही हैं, कौन से अदारे इनको वॉच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये उनका काम है। बाकी जहाँ तक अभी तक तो ये जो चीज़ आपने बताई है, हमें तो एक एक्सपीरियंस हुआ है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं सियाको सबाक से हट के की जाती हैं। जब तक मैं इसको पूरा बयान को इनके सुन ना लूँ और उसको अच्छी तरह समझ ना लूँ, उस वक्त तक मैं इस पर कोई रद्द अमल नहीं दे सकता। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम खुद इसका शिकार हैं कि मौलाना साहब की तकरीर को सियाको सबाक से हटा के चलाया गया, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। तो जब हम खुद जिस चीज़ से शिकार हैं तो मैं उस चीज़ पर दूसरे के लिए भी मैं अपने लिए वही जज्बात रखता हूँ। सही है। चले, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा आसान और सादा कर दूं सर, कि कोई भी शहरी, कोई भी शख्स या कोई भी ऐसी शख्सियत पाकिस्तान की, वो अगर इस तरह की बात करती है, ऑपरेशन मार्का हक से रिलेटेड कोई बात करती है, और वो एक मामला जिसमें दुनिया भर में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, उस मामले को कंट्रोवर्शियल अपने किसी स्टेटमेंट से करने की कोशिश करते हैं या उसे फिक्स मैच कहने की कोशिश करते हैं, ये बात काबिल मजम्मत है आपके लिए? मैं समझता ये ऐसी बातें हमें काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की फोर्सेस ने बैनुल मरसूम में जो किरदार अदा किया है, आपको शायद याद होगा, हमारे एक MNA हैं, उनके साहबजादे भी पायलट थे और वो इंडिया गए थे, अटैक करके आए थे, और फिर पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया था और कहा था हमें फ़ख्र है कि हमारी एक MNA का बेटा बैनुल मरसूम में था। तो यह वाक़या तो हुआ है, लोगों ने गए भी हैं, लोगों ने वहाँ पर जाके अटैक भी किए हैं और जंग हुई है बाकायदा। मैं नहीं समझता कि अगर ये बयान, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा बयान दे सकती हैं, और इस तरह के बयान हमें देने भी नहीं चाहिए। या कौमी वक़ार का मसला होता है, कौमी इज्जत का मसला होता है, और हम कैसे देख रहे हैं सर हुकूमत के साथ इस मामले को, और क्या फिर अब कोई कानूनी एक्शन भी हो सकता है? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है ऐसा बयान, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये अगर इनकी लोग इसे एग्री करें या डिसएग्री करें या कंडेम करें या ना करें, तो ये वही जमात है जब 9 मई हुआ, उसके बाद इमरान खान और इनकी जमात के तमाम लीडरान ने कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ और हमें दोबारा हमारे साथ ऐसी ज़्यादती की जाएगी तो इससे बुरा होगा। जब आपके शोधाओं का मजाक उड़ाया गया, मुजस्मे जलाए गए, तो फर्स्ट टेक थी कि इट्स राइटली डन। इसी तरह जब हमने शुरुआत की बयानुल मरसूस की, मार्का हक की, तो जो आपके ट्रोल्स थे और जो आपकी इनिशियल स्टेटमेंट्स थी वो भी आपके सामने है कि हाउ विदाउट
word it started trolling on Pakistan. और अब ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी पर्टिनेंट है क्योंकि ये इनकी दिमाग की जहनी कैफियत और जहनी हाल को सामने लेकर आती है. ऑल ऑफ देम आर नॉट फिट टू बी कॉल्ड लीडर्स. ये जिस कैफियत में है, ये मुझे एक बात बताएं कि आप ऐसी जब बातें करते हैं तो आप हकीकत में अपने लोगों को, अपने श्रोताओं को, उन मासूम बच्चियों से पूछें जो बेवाए हुई, उन छोटे छोटे 2-2.5 साल के बच्चों से पूछे जो यतीम हुए कि क्या ये एक मोदी और किसी पॉलिटिकल पार्टी का फ्रॉड ड्रामा था या हकीकत थी, या उन लोगों से पूछें जिनके बच्चे रोज चाहते नोश कर रहे हैं सिर्फ इस जज्बे के लिए कि वो जज्बा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. इस सारे मामले के ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता सर, कोई क्वेश्चन नहीं बनता. तो फिर पूरी कौम जो है ना वो इस सारे मामले के ऊपर एक पेज पर है, और अगर फिर इस तरह की कोई चीज होती है तो डेफिनेटली वो सवाल उठता है. मैं आपको बताऊं कि इसमें खाली एक आखिरी चीज कि आई स्टिल रिमेंबर दैट लेटर फ्रॉम शहीद जो रावलपिंडी से थे. उन्होंने अपनी जो मेजर थे उन्होंने अपने वालिदैन को लिखा कि उन्होंने लिखा कि मैं इस ऑपरेशन में शामिल हूँ. मेरा जो बेटा है ये मुझे अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा दिया गया है और इस मुल्क के लिए मुझे इससे दोबारा भी अगर जान मांगी जाए तो मैं अपनी जान दोबारा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे का ख्याल रखना. और आई विल गिव माय लाइफ अगेन फॉर पाकिस्तान. और मैं शहादत मैं दोबारा से एक सवाल आसान करके सादा करके आपसे पूछती हूँ कि ये जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हुआ, ऑपरेशन मार्का हक हुआ, छोड़ दीजिए कि मैं नौरीन खान साहिबा की बात कर रही हूँ, छोड़ दीजिए कि मैं अलीमा खान साहिबा की बात कर रही हूँ, कोई भी शख्स अगर इस जंग को फिक्स मैच कहता है तो ये आपके लिए काबिल मजम्मत बात है या आप समझते हैं कि ठीक है दुरुस्त है? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? जी शफकत साहब आपसे पूछ रही हूँ. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जब है तो DGSPR ने जब बयान दिया तो उसने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वो जिस हालत में भी सोशल मीडिया पे थे वो सबसे पहले फ्रंट लाइन वॉरियर थे. तो हम वो जमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं. हमें रोज ना तो किसी से सर्टिफिकेट चाहिए और ना ही रोज हम किसी को मेरा पाकिस्तान चल रहा है. वैसे आई वाज आल्सो देयर, किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लिया था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए उन्होंने कहा था कि ये सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं सर. तो उन्होंने बेहतरीन काम किया था. सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, PMLN भी है, JUIF भी है, पीपल्स पार्टी भी है, आम आवाम भी है. सर आप मेरी बात का जवाब देना, अगर कोई भी ऐसी बात करता है सर. जी सोशल मीडिया तो हमें ही कहा जाता है ना. मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सारा बहुत ज्यादा. सर मैंने वैसे बड़ा सादा सवाल किया है आपसे, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे. हर वक्त तारीफों के मेरी बात सुने, हम हर वक्त तारीफों के सर्टिफिकेट नहीं जारी कर सकते. हम गद्दार हैं, हमें गद्दार ही रहने. नहीं शफकत साहब इतना मुश्किल क्यों हो रहा है आपके लिए मई की जंग को फिक्स मैच कहने वालों की मजम्मत करने के लिए? ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है आपको? तो आप हमें पहले गद्दारी से निकालें. हमें इस पाकिस्तान के हम शहरी हैं और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं. तो पाकिस्तान मैंने आपको किसी किस्म का कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया और ना मैं ये अथॉरिटी रखती हूँ. मैं तो आपसे सादा से सवाल पूछ रही हूँ कि उस जंग को फिक्स मैच कहने वाला आपके लिए काबिल मजम्मत अमल है या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि जी जंग हो गई, हमने उस वक्त जो कहना था कह दिया. अब हम रोज सर्टिफिकेट नहीं जारी कर सकते. सही. आप तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं. नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं. प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ. मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं. असलम गौरी साहब, ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने जो अभी इस वक्त सिचुएशन चल रही है आपने उसका तस्करा किया. कल जो ऑडियो आई थी गफूर हैदरी साहब की, उसके हवाले से आपका मौक़िफ़ ये है कि ये उनका ज़ाती बयान है. तो सर क्या पार्टी में इस हवाले से कोई मुशावरत वगैरह कोई बात वगैरह नहीं हुई? उन्होंने ऐसे ही स्टेटमेंट दे दिया, बड़ा स्टेटमेंट. देखें, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, मौलाना साहब के बाद नंबर 2 हैं. उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो सोच समझ के दिया है. लेकिन हमारी पार्टी में जो फैसले होते हैं पार्टी के अंदर पार्टी के अदारे करते हैं. बयान उन्होंने दिया है और उन्होंने उसमें कहा भी है कि अगर ये सिलसिला ख़त्म ना हुआ तो फिर हम ये करेंगे.
तो इसमें उन्होंने कोई इसको ऐलान, ये नहीं ऐलान उनका कि जी हम कर रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, उन्होंने अपने कारकुनों का तैयार रहे। अब उसको मजलिस आमला में ये बात आएगी, उसमें हम देखेंगे बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, वक्त काउंट होता है कि किस वक्त आना है, किस वक्त जाना है, किस तरह से आना है, कैसे चलेंगे, कहाँ से चलेंगे। तो ये ऐसा तो हाथ पे सरसों तो नहीं जमाई जा सकती। जी बिल्कुल, उन्होंने जो बयान दिया पार्टी का बयान है, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, उनका जो बयान है हम JUI उस बयान को ऑन करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। अलबत्ता इस पर पार्टी फैसला नहीं है, पार्टी फैसला जो हम बैठ के पार्टी के अंदर तय करेंगे। देखो हमारे यहाँ मौलाना फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट हो या हजरत साहब का स्टेटमेंट हो, फैसले हमारे यहाँ पार्टी के जो इदारे हैं, मजलिस आमला है, मजलिस अमूमी है, मजलिस शूरा है, अदारे फैसला करते हैं। हम उसमें इंशाल्लाह बड़ी जल्द इजलास हो रहा है, आपके सामने फैसले आ जाएंगे इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर साहब मुझे ये फरमाइएगा सर, आज बिलावल भुट्टो साहब ने वज़ीर दिफा को कैबिनेट से निकालने का मुतालबा किया है। पहले भी ये वो फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात कर चुके हैं, फिर कल भी जब वो कश्मीर में तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ पर हैरानी का मुजाहरा किया कि 1 महीना हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी निकाला नहीं जा रहा है। और फिर उसके बाद इससे मज़ीद बढ़कर उन्होंने ये भी तनकीद की है कि कौन सा शेर है जो कश्मीर के शहरों को ही खा गया है। सर बड़ी सख्त तनकीद हो रही है यहाँ पर। देखिए उनकी जो तनकीद है वो उनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव है और उसकी करते हैं। मैं एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हमेशा करता हूँ कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारा अपना मंशूर है और अपना तर्ज़ काम करने का एक तरीका है। हमारे जो ओपिनियंस हैं वो बहुत चीज़ों में डिफ़र करते हैं और हम डेवलपमेंट में चीज़ों को आगे लेके जाने में और उसमें बिलीव करते हैं रादर देन जस्ट स्लोगन्स और बातें। तो लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि आप तनकीद भी करें, आप सारा कुछ करें, आपकी नाराज़गियाँ भी हों, लेकिन अगर हदफ आपका पाकिस्तान को मजबूत करना है, इसकी मईशत को मुस्तकम करना है तो आप साथ चल रहे हैं। वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। अपार्ट फ्राम दैट वी हैव डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड डिफरेंट नैरेटिव। ठीक, तो आप समझते हैं कि ये भी उसी तरह से जिस तरह से गिलगित में वो हो रहा था, गिलगित बल्तिस्तान में जो सारा मामला हो रहा था, इलेक्शन कैंपेन हो रही थी, आप समझते हैं कश्मीर में भी इलेक्शन कैंपेन ही हो रही है लेकिन PMLN वज़ीर दिफा के साथ खड़ी हुई है। देखिए कैंपेन जी बिल्कुल कैंपेन ही हो रही है। देखिए अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो पंजाब से करीब है या कश्मीर में, ये जाकर तो नहीं कह सकती ना कि हम कश्मीर को कराची की तरह बनाएंगे या कश्मीर में डेवलपमेंट करेंगे उसी तरह जिस तरह हमने कराची में की। आप लोग तो पंजाब दिफा के साथ खड़े हुए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ खड़े हुए हैं उनके स्टेटमेंट पर। नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ किस स्टेटमेंट के ऊपर? सर जिस स्टेटमेंट के ऊपर जो समर टीवी के एक प्रोग्राम में बात हुई थी, उस स्टेटमेंट के ऊपर ही तो सारा फिर मसला शुरू हुआ था। रावला कोर्ट के लोगों के हवाले से उन्होंने कहा था कि वो कश्मीरी नहीं है, उसका पूरा उन्होंने बैकग्राउंड एक बताया था। नहीं, उसका बड़ा क्लैरिटी के साथ हमने मल्टीपल टाइम्स जवाब दिया। मैंने भी उसका दिया स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी दैट व्हाट दैट मेंट। और जो कश्मीर के लोग हैं वो जो रावला कोर्ट के हैं या कि और के हैं वो कश्मीरी हैं, और जो क्लेम करता है मैं कश्मीरी हूँ तो बात ख़त्म, वो कश्मीरी है। हमारा तो दिल धड़कता है, हमारी तो जान धड़कती है। बाज़ दफ़ा जोग्राफिकल शायद करीब होने की वजह से ही मेंट दैट वे। अदरवाइज जो जितना हमने कश्मीर के लोगों के लिए काम किया, प्यार मोहब्बत है हमारा, और जितना डेवलपमेंट काम हमारी हुकूमतों में हुआ, इट हैज़ नेवर बीन, इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर, इज अनप्रेसिडेंटेड। और इंशाल्लाह हो सकती है कि मुतालबात के मामलात को लेकर और दीगर, लेकिन वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। दानियाल साहब आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ, शफकत साहब आपके वक्त, और साथ साथ असलम गौरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईरान और अमेरिका क्या सिलसिला चल रहा है, कितनी ज़्यादा आगे अब ये धमकियों का सिलसिला चला गया है और कहाँ कहाँ अटैक्स हो रहे हैं, तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर हमलों से शुरू होने वाला मामला एक बार फिर अब बाकायदा जंग की तरफ जा रहा है। ईरान ने इस्लामाबाद बर्दाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया है और अमेरिका ने भी जंग को मज़ीद तौसी देने के लिए सैकड़ों रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल पहुंचा दिए हैं। ईरान के रहबर आला, इनके मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका 2 से 3 रोज़ तक कार्रवाइयाँ जारी रखता है तो जंग जारहाना और तबाहकुन मरहले में दाखिल हो जाएगी। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा भी दावा कर रहे हैं कि उन पर भी जंग में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन इराक़
जंग के ख़िलाफ़ है और खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने सलामती काउंसिल के सामने ताज़ा अमरीकी हमलों में जानी और माली नुकसानात की तफसील पेश की है। फौरी तौर पर अमरीकी जारियत रुकवाने का मुतालबा भी किया है। जंग कभी फ़ायदा नहीं देती और अब इसके असरात ये हैं कि कुवैत ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान ने दूसरी बार वाटर प्लांट्स पर हमला किया है। कुवैत का 90% पानी इन्हीं सी वाटर डिसैलिनेशन से फराहम किया जाता है, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी ईरान की वाटर फैसिलिटीज़ पर हमले किए हैं। ईरानी हुक्काम ये दावा कर रहे हैं कि 20 से ज़ायद देहातों में 10,000 अफराद साफ़ पानी से महरूम हो गए हैं। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइल से निशाना बनाया गया है, जिसे अमरीकी अफवाज भी इस्तेमाल करती हैं। अब इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने भी ये खबर दी है कि दी तो है, लेकिन सऊदी वजारत दिफा ने ताहाल इस दावे की अभी तक तस्दीक या फिर तरदीद नहीं किया है। किस तरफ जा रहे हैं मामला, इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ जाहिद साहब। सबसे पहले तो ये कि ईरान ने अब बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद MOU की मुअत्तली के हवाले से ऐलान कर दिया है। क्या नताइज आप देख रहे हैं आगे? जी किरण, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, फियर्स तो उस वक्त भी थे जब ये मुआहदा हो रहा था, क्योंकि ये जो मिसट्रस्ट है 47 इयर्स ह्यूज टाइम, वो ब्रिज नहीं हो रहा था जी गैप। और दोनों जो मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किए गए थे, हुर्मुज़ के कॉन्टेक्स्ट में हॉटलाइन इस्टेब्लिश होना था और लेबनान के कॉन्टेक्स्ट में डी कन्फ्लिक्शन सेल ने इस्टेब्लिश होना था, तो प्रॉब्ली वो अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो सका। बट हैविंग सेड दैट, इवन मुज़ाकरात के बाद भी एक जो 60 डेज़ का पीरियड था उसमें कंटेस्टेशन जारी रही। टू बिगिन विद लेबनान के अंदर एक सिचुएशन रही, इजराइल ने पूरी कोशिश की, हाउएवर अमेरिका ने कोशिश की कि उसको एज अ स्पॉइलर उसको रोका जाए, और उसका जिक्र अभी JD वैंस ने भी कर दिया कि कैसे मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की कोशिश की गई। फिर जो शिक 5 है मुआहदे की, उसके ऊपर पहले अमेरिका ने कोशिश की कि एक रूट खोला जाए, जो लीगल बैटल है इस पानी की कि जी ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं या ये टेरिटोरियल वाटर्स हैं, तो उन्होंने कहा जी जो सदर्न पोर्शन है जो ओमानी कोस्ट को हग करके जाएगा, तो उसको खोलने की कोशिश की, जिसको फिर इंटरडिक्शन की, और उसी इंटरडिक्शन में कतर का भी एक शामिल था टैंकर। और उसके बाद वे वो सिचुएशन सबके सामने हम देख रहे हैं इसको। हुर्मुज़ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर किरण। अब इसकी कंटेस्टेशन इट रिप्रेजेंट्स दी पावर प्रोजेक्शन। दोनों समझते हैं कि जिसके पास हुर्मुज़ होगा वो उसको पावरफुल कंसिडर किया जाएगा। यस, जो प्रेस्टीज है वो तो अटैच रहेगी न्यूक्लियर के बाद, लेकिन उस मामले ने बाद में आना था। अभी जो मामला हमारे सामने इस्टेब्लिश हुआ, यहाँ से ईरान भी समझता है कि अगर मैंने हुर्मुज़ का लीवरेज छोड़ दिया तो फिर मैं जो रीजनल चेस बोर्ड है उस पर एक पावरफुल कैरेक्टर के तौर पे और ओवरऑल एक पावरफुल स्टेट के तौर पे नहीं जा पाऊंगा, और ये रिड्यूस करेंगे और ये कभी अपने वादे पूरे नहीं करेंगे। जो वो मिसट्रस्ट की बात है, चाहे वो फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स हो या कोई भी और, मेरे साथ फिर दोबारा जंग भी कर लेंगे जी। और यही अमेरिका को डर था कि ईरान जो है वो इस गैप में 60 डेज में कि ये जो कंट्रोल है हुर्मुज़ का वो लूज नहीं करना चाहते थे, वो कॉमन्स के तौर पे रखना चाहते, तो उसी की कंटेस्टेशन है। लेकिन एक चीज है कि लेकिन सर अब मसला ये है ना कि ये मामला तो चल रहा था, लेकिन जो अभी दोबारा से आगाज हुआ, ये जो 6 और 7 के दरमियान में जो हुआ है, जो वेसल्स पर 3 वेसल्स को निशाना बनाया गया और उसके बाद फिर ये दोबारा सारा मामला शुरू हुआ है। मुझे ये फरमाइए, जिस तरह से एक्सियोस एक अमेरिकन ऑफिशियल को कोट करके ये बात कर रहा है कि अड्डे को निशाना बनाया गया, वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, फिर कुछ ही देर बाद हमने देखा कि फिर ईरानी मीडिया ने भी इसी तरह से रिपोर्ट किया है इस सारे मामले को। लेकिन यहाँ पर हैरत अंगेज तौर पर सऊदी अरब बिल्कुल खामोश है, ना उनकी तरफ से इस सारे मामले पर अभी तक तस्दीक आई है ना तरदीद आई है। अगर सऊदी अरब इस सारे मामले की तस्दीक कर देता है तो फिर हालात किस रुख पर जा सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक और पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा तो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ और क्लैरिटी भी है बड़ी। किरण, सऊदी अरेबिया इज प्लेइंग वेरी क्राफ्टली और बड़ा अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जा रहा है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के इसमें बड़ा हाथ है इस रिस्ट्रेंट में। जो रिस्ट्रेंट पहले हमने सऊदी अरेबिया से देखा, कतर, कुवैत से देखा, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि गल्फ पे अगर आग लगेगी, ये जंग फैलेगी, तो इसका विनर तो एक ही है इजराइल। उसकी भी ख्वाहिश है कि ये जंग लगे, आज भी वो कोशिश करेगा किसी तरीके से ये रीजनल कंटेस्टेशन जारी रहे। लेकिन देखिए, ईरान ने एक सिंबल दिखा, एक चीज दिखाई है, कार्ड शो किया है
कि ये मत समझे कि ये रिस्पॉन्सेज जो है हमारे वो सिर्फ जीसीसी कंट्रीज तक की रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। दे आर इनगल्फिंग मोर कंट्रीज। सीरिया की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, इराक में वॉर जाने के चांसेस हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा, ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन जितना भी है वो डिस्टेबलाइज होगा अगर आपने ईरान को बिल्कुल ही कॉर्नर करने की कोशिश की। तो दिस इज देयर वन ऑफ द रिस्पांस स्ट्रेटजी के हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन भी करनी है इसमें बहुत सारी और ममालिक, इसलिए तो बाबल मंदल मदब के ऊपर इन्होंने जो है वो फोकस किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब बाबल मंदल पे जाएगी और किसी इस्लामिक कंट्री को तो इसका फायदा नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट फायदा जो है वो सिर्फ इसराइल को ही होगा। जब आपने इसराइल का तस्करा छेड़ा तो यहाँ पर सर अभी ये ताज़ा हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका ने इसराइल में जो है वो एयर टू एयर फ्यूलिंग वाले और एक्स्ट्रा फ्यूलिंग वाले जैट्स भिजवा दिए। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए इसके एक तो वहाँ पे ज़रा वो सेफ समझते हैं कि वहाँ पे एसेट्स शायद ईरान विल अवॉइड अटैकिंग दीज एसेट्स इनसाइड इजराइल, क्योंकि ईरान की भी स्ट्रेटजी में ये चीज़ थोड़ी सी नज़र आ रही है। कोई इजराइल को अभी इमीडिएटली अट्रैक्ट नहीं करना चाहता है इस वॉर के अंदर। दैट्स वाई दे आर नॉट एंगेजिंग एनी टारगेट इनसाइड इजराइल, और वहाँ पे सेफ भी। एंड सेकेंडली अगर रीजनल वॉर फैलती है तो फिर दे विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू जनरेट रिस्पॉन्स वहाँ से इजराइल के अंदर बैठ के, एंड दे फील मोर प्रोटेक्टेड, क्योंकि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमंगस्ट ऑल कंट्रीज वो ज्यादा बेहतर है। गो के अच्छा सर जाहिद साहब, यहाँ पर इराक की पोजीशन वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बात करने वाली है। सर इराक की जानिब से ये कहा जा रहा है, उनके वजीर खारजा कह रहे हैं कि उनका मुल्क जो है वो जंग नहीं चाहता, उनके ऊपर बाकायदा तौर पर इस सारे मामले के ऊपर प्रेशर है। खलीजी ममालिक से भी वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो वो जो प्रेशर की बात कर रहे हैं गालिबन इशारा उनका ईरान की तरफ है। देखिए दोनों तरफ है जी। दे इराक की इस वक्त सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट। फिर आपको याद होगा कि जब अली खamenei साहब का जब जो मैयत है वो इराक जब ले जाई गई तो वहाँ पे भी सेंटीमेंट रिजाइड करता है। दैट वाज आल्सो शो ऑफ पावर जी। ईरान ने जो वहाँ पे मैनिफेस्ट किया है दैट वाज अ पावरफुल शो, और उसको अपने सेंटीमेंट को भी उन्होंने लोगों के उतारा भी है। और वहाँ से नारा क्या लगा रिवेंज का, वहाँ से नारा क्या लगा, वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। तो ये वो चीज़ें जो वॉर में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो कैच 22 है तमाम अरब कंट्रीज़ के लिए। वो लड़ाई में अगर मुकम्मल तौर पर भी जाते हैं तो उनका नुकसान है, बाहर रहते हैं तो फिर भी उनका नुकसान है। तो ये जो कंटेस्टेशन सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ही हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए आज गाजा किधर है, गाजा को लेट्स सी के मामलात मजीद किस तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जनरल साहब साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर बात कर रहे थे, और आपके मुताबिक ये आपको लग रहा है कि इराक जो है वो दोनों तरफ के लिए ये मैसेज कन्वे कर रहा है। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।